आज हमसे रूबरू हैं अजमेर विद्युत वितरण निगम लिमिटेड के गिरीश कुमार पारिक। आप अतिरिक्त मुख्य अभियंता हैं। पारिक साहब, आपका स्वागत करते हैं। पारिक साहब, बिजली विभाग ऐसा है जिसकी हमेशा ज़रूरत पड़ती है और हर मौसम में इसको लेकर और उपभोक्ताओं को इसको लेकर दोनों दिक्कतें होती है। गर्मी में दूसरी तरह की दिक्कतें, अब बारिश आ गई तो दूसरी तरह की दिक्कतें। बताएं कि बारिश में क्या स्थिति है, क्या क्या फॉल्ट्स ज़्यादा आते हैं और उन्हें कैसे सुलझा रहे हैं? आपकी बात बिल्कुल सही है सर। एक बड़ा चैलेंजिंग डिपार्टमेंट है जिसमें राउंड द क्लॉक हमें उपभोक्ता को संतुष्ट रखना है, अच्छी बिजली देना है, गुणवत्ता वाली बिजली देना है। तो जनरली बारिश में हमारे क्या है कि जो इंसुलेटर्स वगैरह पंचर हो जाते हैं, रूटीन में चलते रहते हैं, लेकिन बारिश में पानी आने की वजह से वो फॉल्ट हो जाते हैं, डिस्टर्ब होते हैं। कई जगह पेड़ की टहनियाँ हैं, लाइनों पे टकरा रही है, उसकी वजह से फॉल्ट आते हैं। तो बारिश में फ्रीक्वेंटली छोटे छोटे फॉल्ट आने की संभावना रहती है। इसलिए हम प्री मानसून मेंटेनेंस भी करते हैं और कोशिश करते हैं कि बारिश में ऐसी संभावना न रहे। लेकिन इंसुलेटर वगैरह जो है वो छोटी छोटी चीज़ें ऐसी होती जो विजिबल नहीं होती, और विजिबल नहीं होती इसलिए ऐसी दिक्कतें आती है। लेकिन हम बहुत ही प्रॉम्प्ट सर्विस देने की कोशिश करते हैं। संभावना रहती है, हम पहले से ही अपने आप को प्रिपेयर रखते हैं और जल्दी से जल्दी रिस्टोर करने की कोशिश करते हैं। पारिक साहब, एक चीज़ और आम उपभोक्ता कहता है, ख़ासतौर पर ग्रामीण उपभोक्ता, कि जैसे ही लगता है कि बारिश होने वाली है तो कहीं वायर आपस में टकरा ना जाए या करंट नहीं आ जाए तो बिजली विभाग खुद ही बिजली काट देता है। इस बात में कितनी सच्चाई है? ये बिल्कुल सही है। एक्चुअली बारिश के टाइम पे हम लोग ज़्यादा बिजली काटने की कोशिश नहीं करते हैं और बारिश में हम नहीं काटते हैं। लेकिन जब आंधी तूफान हो या हवा चल रही हो तो ऐसी संभावनाएं होती है कि कहीं हमारे तार लूज़ हैं, आपस में टकरा सकते हैं। कहीं पेड़ जो हमने काटे हैं 2 फीट 1 फीट दूर हैं, लेकिन बारिश के टाइम पे संभावना है कि हवा के टाइम पे संभावना है कि वो भी आपस में टकरा सकते हैं। इसलिए हम सेफ्टी के लिए अपनी सप्लाई को काट देते हैं। थोड़ा सा ये भी बताएं कि क्या शिकायतें इस मौसम में बढ़ जाती हैं? हाँ, निश्चित रूप से शिकायतें बढ़ जाती है, क्योंकि बारिश की वजह से जो सर्विस लाइन है इनमें भी कार्बन आ जाता है, और कार्बन आने की वजह से सप्लाई इंडिविजुअल की भी डिस्टर्ब होती है। और जैसा मैंने आपसे निवेदन किया कि बारिश में छोटे छोटे फॉल्ट होने की संभावना होती है, तो उसमें भी सप्लाई डिस्टर्ब होती है। तो शिकायतें इस पर्टिकुलर पीरियड में बढ़ जाती है। लेकिन जो शुरू की बारिश होती है या शुरू के 5-10 दिन जो बारिश आती है उसी पीरियड में शिकायत होती है। धीरे धीरे हम नॉर्मलाइज हो जाते हैं और इसके बाद जब बारिश स्टेबल हो जाती है तब हमारी शिकायतें नगण्य सी हो जाती है। पारिक साहब, थोड़ा सा और जानना चाहूँगा कि ज़्यादातर शिकायतें आप निवारण करते हैं उनका, लेकिन फिर भी कई बार बहुत सारे उपभोक्ताओं की निरंतर शिकायतें रहती होंगी और वे परेशान होते होंगे, तो क्या करें? अगर आपके यहाँ से शिकायत निवारण नहीं हो पा रही तो क्या कुछ करें? और ऐसे उपभोक्ताओं के लिए आप अतिरिक्त रूप से भी कुछ करते हैं? निश्चित रूप से मैंने आपसे कहा, बड़ा सेंसिटिव डिपार्टमेंट है और कई तरह की शिकायतें होती है। हर आदमी का संतुष्टि होना बड़ा मुश्किल होता है, लेकिन हमारा प्रयास रहता है कि हम उसको हर स्तर पर संतुष्ट करें। विभाग ने एक सेंट्रलाइज कॉल सेंटर बना रखा है जिस पे अगर कोई शिकायत जाती है तो निश्चित रूप से वो अटेंड होती है और उसका निवारण होता है। दूसरा, राज्य सरकार ने राजस्थान संपर्क पोर्टल बना रखा है, उस पर कोई शिकायत जाती है तो हम लोग उसको पर्सनली मॉनिटर करते हैं। और सबसे बड़ी चीज़ ये है कि अगर ऐसी कोई शिकायत, मान लो इन दोनों के अलावा तीसरा कोई हम तक भी अप्रोच करता है और शिकायत हम तक आती है, तो मैं विश्वास दिलाता हूँ ऐसी कोई शिकायत नहीं जिसका डिस्पोजल नहीं हो पाता हो या हम उपभोक्ता को संतुष्ट ना कर पाएँ। पारिक साहब, कोविड के बाद से कुछ जो बिल बढ़े थे, बहुत सारे लोगों को शिकायतें रहीं, अब वो धीरे धीरे नॉर्मलाइज हो गए, लेकिन फिर भी हो सकता है 5-10% ऐसे केसेस होंगे जिनको पुराने बिलों को लेकर भी शिकायतें होंगी कि कहीं पहले एक्सेस बिल हो गया जो अभी तक एडजस्ट नहीं हुआ, या कोई मीटर रीडिंग में गड़बड़ हो गई क्योंकि लाइनमैन या दूसरे लोग मीटर रीडिंग के लिए आ ही नहीं पा रहे थे। ये कितने प्रतिशत केसेस अभी भी बाकी है? इनका निपटारा कैसे हो रहा है? वैसे काफ़ी हद तक तो हम लोगों ने इनको अटेंड किए हैं। और एक्चुअली होता क्या है कि कोविड के टाइम पे हमारा जो मीटर रीडर है वो रीडिंग करने घर तक जाता नहीं है। उस पीरियड में हमने एवरेज से बिल चार्ज किए और एवरेज के बिल दिए हमने। इसके बाद क्या होता है कि कोविड में आदमी घर में रहता है, नो डाउट एसी टीवी मतलब पूरी तरीके से चलते हैं, तो बिजली का कंजम्पशन ज़्यादा आता है। और जब एक्चुअल कंजम्पशन का बिल देते हैं तो जो उसको लगता है कि पहले मैंने एवरेज का जो बिल दिया है उससे भी मेरा बिल ज़्यादा आ गया, जबकि उसने उस समय भी रीडिंग नहीं देखी होगी और बाद में भी नहीं देखी होगी। इसके निवारण के लिए हमने कोशिश की है कि जो आदमी हम तक आता है उसका निश्चित रूप से निवारण किया है या उसको संतुष्ट किया है। पिछली कोविड के टाइम पे हमने ग्राम पंचायत वाइज जगह जगह कैंप लगाए थे, हमारे एएन ऑफिस में कैंप लगाए थे। आज आपसे बात होने के बाद मुझे महसूस हो रहा है कि अगर इसमें कोई 5-4% भी कोई असंतुष्टि हो या कमी रह गई हो तो मैं निश्चित रूप से अगले वीक में कोशिश करूँगा कि इनके 1-2 बार कैंप लगावें ताकि हम उनका भी डिस्पोजल कर सकें। कुछ शिकायतें
सुनने को मिलती मीटर को लेकर कि जो मीटर लगाया गया है, हमने ए मीटर लगाया तो हमारी रीडिंग कम आई और बी लगाई तो ज़्यादा आई। ये मीटर को लेकर भी कुछ बातें होती, ये कितनी सही हैं और क्या इनका भी सॉल्यूशन कोई हो सकता है? उपभोक्ता थोड़ा सा इन चीज़ों से एक्वेंटेड नहीं होता है, इसलिए उसको ऐसा लगता है कि ये मीटर फास्ट है, स्लो है, जबकि जनरली ऐसा नहीं है। जो भी मीटर आते हैं टेस्टेड आते हैं, सब मीटर टेस्ट होकर आते हैं। हमारे इंजीनियर्स साइट पे जाके जहाँ से परचेज होते हैं वहाँ टेस्ट करते हैं। हमारे यहाँ आने के बाद लैब में टेस्ट होते हैं और टेस्ट होने के बाद हम उनको साइट पे लगाते हैं। कुछ मायने में फ़र्क ऐसा हो सकता है कि कहीं कंज्यूमर की फिटिंग में थोड़ा सा कमी है, कहीं अर्थिंग मिल रहा है, तो उसकी वजह से भी मीटर स्लो या फास्ट हो सकता है। इसके बाद भी हमारे यहाँ व्यवस्था है कि अगर किसी को अपना मीटर फास्ट लगता है या ऐसा कुछ लगता है तो हम उससे टेस्टिंग फीस लेके और उस मीटर को टेस्ट करते हैं, टेस्ट के रिजल्ट उसको देते हैं, उसको संतुष्ट करते हैं। और अगर टेस्टिंग में कहीं मान लो गलती से वो फास्ट आया या स्लो आया तो हम उसके अकॉर्डिंग चार्ज भी करते हैं। पारिक साहब, थोड़ी सी बात करते हैं नए कनेक्शंस की, क्योंकि बिजली के कनेक्शन तो सबको चाहिए और प्रतिदिन चाहिए, और नए मकान भी बनते हैं, नए कंस्ट्रक्शन भी होते हैं, और ये उद्देश्य भी है सरकार का कि हर व्यक्ति तक, चाहे वो गांव ढाणी में भी रहे, उस तक बिजली ज़रूर पहुंचे। ये नए कनेक्शंस क्या जारी हैं, और अगर जारी हैं तो इनमें क्या कुछ दिक्कतें, या आजकल कुछ लोग शिकायतें करते हैं हमारी स्क्वायर फीट या इस तरह से आप कैलकुलेशन करते हैं तो बहुत महंगे पड़ते हैं। तो बताएं कि ये नए कनेक्शंस क्या जारी है, तुरंत मिल जाते हैं, इनमें भी क्या कोई रिश्वत वगैरह मांगी जाती है, या तीसरी बात ये कि इनकी अगर कनेक्शन किसी ने अप्लाई किया है तो क्या तुरंत मिल जाता है या उसे टांगा जाता है? बिजली के कनेक्शन देने की हमारे यहाँ बहुत ही सिंपल व्यवस्था है और आई थिंक बहुत ट्रांसपेरेंसी है, जिसमें बिजली के कनेक्शन में हमारे यहाँ कोई दिक्कत आती नहीं है। पिछले बार राज्य सरकार ने और केंद्र सरकार ने छोटे कंज्यूमर के लिए या ढाणियों के लिए योजनाएं चलाई थी, दीनदयाल उपाध्याय ग्राम ज्योति योजना, सौभाग्य योजना। इसके तहत हमने दूर दूर तक ढाणियों तक लाइनें खींच के लोगों को कनेक्शन दिए। जहाँ तक अपने यहाँ अप्लाई करके और कनेक्शन लेने वाली बात है तो इन कनेक्शन में हमारे यहाँ बहुत ट्रांसपेरेंसी है, ऐसी कोई दिक्कत आती नहीं है। फिर भी एक आप जो कह रहे हैं उसकी संभावना हो सकती है, क्योंकि इतना बड़ा डिपार्टमेंट है, कहीं कहीं किसी न किसी वजह से कोई किसी को मिसगाइड कर सकता है। हमारा ये मानना है कि कोई ऐसी स्थिति में कहीं सही जगह पर अगर अप्रोच करता है तो निश्चित रूप से उसका काम टाइमली भी होगा और ऐसी स्थिति नहीं आएगी, हम उसको कहीं इधर उधर ब्लैकमेल नहीं होने देंगे। ये बताएं कि क्या नए बिजली कनेक्शन लेना अब महंगे हो गए हैं? जो आप फरमा रहे हैं बिजली कनेक्शन जो पर स्क्वायर फीट या पर स्क्वायर मीटर जो चार्जेस हैं, ये आज से नहीं है, काफ़ी लंबे टाइम से हैं, जिसमें क्लियर कट गाइडलाइन है, गाइडेंस है, उस गाइडेंस के तहत ही लेते हैं। और इसमें जो भी डिमांड दिया जाता है बिल्कुल ट्रांसपेरेंसी के साथ दिया जाता है, क्योंकि जो फाइल आती है उसमें उसके प्लाट का नक्शा होता है, प्लाट की एरिया होता है, और हमारे यहाँ पर स्क्वायर मीटर रेट फिक्स है, इसलिए इसमें कोई ऐसी संभावना नहीं है कि किसी को ब्लैकमेल किया जा सके। पारिक साहब, ये बताएं कि नई जो विद्युत आप दे रहे हैं, नए कनेक्शंस दे रहे हैं, उनकी रफ्तार कैसी है? मैं जहाँ तक मानता हूँ कि हमारे यहाँ 1 महीने में कनेक्शन को रिलीज़ करने का प्रावधान है। मांग पत्र जमा होते ही हम 1 महीने में उसको कनेक्शन दे देते हैं। और जहाँ तक मेरी नोटिस में है कि हम टाइमली कनेक्शन दे देते हैं, लेकिन कहीं हो सकता है किसी की कोई लाइन खींच रही हो, राइट ऑफ वे की प्रॉब्लम हो, कोई डिस्प्यूट हो, उस केस में ज़रूर ये डिले हो जाता है। जनरली हम टाइम से कनेक्शन दे देते हैं। पारिक साहब, एक शब्द आजकल आता है, मुख्यमंत्री और सरकारें उसको लेकर बहुत सतर्क हैं, हालांकि वो शब्द आपके विभाग से संबंधित नहीं है, लेकिन वो शब्द आप इस्तेमाल करते हैं, बिजली। यानी बारिश में बिजली बहुत गिरती है और आजकल ऐसे केसेस बहुत आए जब बहुत सारी कैजुअल्टीज़ हुई है। बताएं कि ये जो बिजली गिरने की परेशानी है ये, और क्या घरों पर गिरती है तो उसका हमारे विद्युत कनेक्शन से भी कोई लेना देना है, या इससे कैसे बचा जा सकता है? ये बात सही है कि पिछले कुछ दिनों में बहुत ही कैजुअल्टीज़ हुई है, बिजली भी बहुत गिरी है, और आई थिंक इसमें कई जगह डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर्स ने संज्ञान भी लिया है। जहाँ तक बिजली गिरने का सवाल है, एक नेचुरल आपदा है, होती है, लेकिन इससे बचने का एक सबसे बड़ा तरीका है अपने पास कि अगर अपना बड़ा मकान है या कोई बड़ी बिल्डिंग है तो उनमें हम लाइटनिंग अरेस्टर हम लगा देते हैं तो निश्चित रूप से इस बिजली से हम बच जाते हैं। और जहाँ लाइटनिंग अरेस्टर की व्यवस्था नहीं है, ऐसी जगह पे अगर मकान में हम प्रॉपर वे में अगर अपना अर्थ किया हुआ होगा, जनरली क्या है कि गांव में ग्रामीण क्षेत्रों में अर्थिंग पे ज़्यादा ध्यान नहीं देते हैं, अगर वहाँ अर्थिंग प्रॉपर किया हुआ होगा तो भी इसकी कैजुअल्टीज़ कम हो सकती है, ख़त्म तो नहीं हो सकती लेकिन कम हो सकती है। लेकिन जो अपने मकान से दूर किसी पेड़ के नीचे खड़े हो जाते हैं या किसी ऐसी जगह पर खड़े हो जाते हैं तो निश्चित रूप से वहाँ जो कैजुअल्टीज़ होती है
उसके बचाव का कोई सीधा सीधा रास्ता नहीं है। ये जो लाइटनिंग का इक्विपमेंट आपने बताया, ये क्या चीज़ होती है और उपभोक्ता लगाए तो क्या उसे बहुत महंगा पड़ता है? नहीं, ये लाइटनिंग अरेस्टर बहुत सिंपल सी चीज़ है। लाइटनिंग अरेस्टर एक्चुअली मैं इंग्लिश में बोल रहा था, इससे थोड़ी दिक्कत है। तड़ित चालक जिसको हम बोलते हैं, जी। ये वो चीज़ है जो इजी अवेलेबल होती है, बहुत ज़्यादा कॉस्टली इक्विपमेंट नहीं है, और इससे निश्चित रूप से हमारे इक्विपमेंट जो महंगे इक्विपमेंट है या महंगी बिल्डिंग है, घर है, इनको हम बचाया जा सकता है। यानी तड़ित चालक किसी घर में लगा दिया गया यदि, तो वो घर के लोग और इक्विपमेंट बिजली से अवश्य बचेंगे। निश्चित रूप से। बहुत सारी शिकायतें विभाग से लोगों को रहती है, लेकिन विभाग को भी उपभोक्ताओं से बहुत सारी अपेक्षाएं होंगी और बहुत सारी शिकायतें भी होंगी। थोड़ा सा उन्हें भी क्या कहेंगे आप? मैंने आपसे निवेदन किया था कि बड़ा सेंसिटिव विभाग है। अगर हम 24 घंटे में से 23.5 घंटे भी बिजली देते हैं तो आधे घंटे में आदमी की समस्याओं का अंबार होता है। किसी को गर्मी लगती है, किसी को मच्छर काटते हैं, तो नो डाउट उनकी समस्या अपनी जगह स्टैंड करती है। हमारी सेवाएं हम बहुत अच्छी तरीके से देने की कोशिश करते हैं। जहाँ तक उपभोक्ताओं से हमारी अपेक्षाएं हैं, तो हमारी अपेक्षा ये है कि ऐसे किसी अकस्मात टाइम पे अगर मान लो बिजली बंद हो जाती है तो उपभोक्ता हमें थोड़ा सा हमारे साथ कोऑपरेट करे, थोड़ा सा बियर करे, क्योंकि मैं आपको एक बात बहुत कॉन्फिडेंस के साथ कह सकता हूँ कि जहाँ बिजली बंद है कोई भी अधिकारी कर्मचारी शांति से नहीं बैठता है, वो निश्चित रूप से अपने काम धंधे में लग जाता है। और ऐसे टाइम पे जब काम धंधे में लगा हो तो आज के ज़माने में जो मोबाइल हर जेब में है, आदमी हो सकता है पोल पे चढ़ा काम कर रहा है और उसके पास 25 कॉल चले जाएं, तो आप और मैं समझ सकते हैं कि वो कैसे काम करेगा, काम का समय कैसे बढ़ जाएगा या कितनी दिक्कतें होगी। तो मेरा तो आपके माध्यम से, आकाशवाणी के माध्यम से मेरा सिर्फ ये अनुरोध है कि ऐसे टाइम पे एक लिमिटेड टाइम तक तो कम से कम इंतजार किया जाए, हमारे साथ कोऑपरेट किया जाए, और अगर ऐसी कोई समस्या है तो मिलके ही हम उसको सुधार सकते हैं या उसमें इम्प्रूवमेंट कर सकते हैं। लेकिन यहाँ पर बहुत सारे उपभोक्ताओं की, ख़ास तौर पर जो ग्रामीण और कस्बाई उपभोक्ता हैं, उनकी एक शिकायत रहती है कि साहब AEN XEN तक तो उनकी पहुँच होती नहीं, JEN भी उनके फ़ोन नहीं उठाते, लाइनमैन जो होते हैं वो बड़े हमेशा व्यस्त रहते हैं और उनके कुछ लिमिटेड फ़ोन्स ही वो उठाते हैं, और उनके पास जो आप कह रहे हैं वो काम हो न हो ये एक्सक्यूज़ ज़रूर देते हैं कि वो बहुत व्यस्त हैं। तो ये शिकायतें उनके पास रहती है कि उनके फ़ोन कॉल्स अटेंड नहीं होते, ख़ास तौर पर तब जब वहाँ पर 1 दिन या 2 दिन तक किसी घर में बिजली नहीं हो। आपके माध्यम से मेरा ये निवेदन है कि मैंने जैसा भी आपको थोड़ा सा कन्विंस करने की कोशिश की थी, लाइनमैन है, कोई भी दिक्कत है, काम है, तो निश्चित रूप से उसको लाइन पे ऊपर चढ़ना है, काम करना है। एक जगह से दूसरी जगह जा रहा है तो मोटरसाइकिल पे जाएगा, जेब में उसके मोबाइल पड़ा है, अगर घंटी आ रही है तो हो सकता है वो सुने भी नहीं, या सुनी हो तो हो सकता है उठाए भी नहीं। अगर मेरा अनुभव है कि अगर 15-20 मिनट या आधा घंटा बिजली बंद हो गई तो एक लाइनमैन के पास 15-20-25 कॉल आना मामूली बात है। सिमिलरली ऊपर लेवल पे भी कॉल आते हैं। ऐसी स्थिति में उसकी प्रायोरिटी मोबाइल से ज़्यादा काम की हो जाती है, और अगर ऐसे में अगर मोबाइल नो रिप्लाई होता है तो मैं नहीं मानता कि वो इसको नज़रअंदाज कर रहा है या कोई गलत है। परीक साहब, फिर भी ये जानना चाहूँगा कि हमारे यहाँ पर ख़ास तौर पर उपभोक्ताओं की संख्या को देखते हुए आपको नहीं लगता कि मैन पावर की कहीं ना कहीं कमी है? लाइनमैन जितने होने चाहिए उतने नहीं है, या उन पर भी वर्क प्रेशर ज़्यादा है? बिल्कुल आपकी बातों से मैं सहमत हूँ कि इस समय विभाग में लगभग 70% कर्मचारी है। निश्चित रूप से 30% कर्मचारी कम है, कमी है, लेकिन इसके बाद भी मैं आपको विश्वास दिला सकता हूँ कि जो हमारी टीम है ऊपर से लेकर नीचे तक इतनी इफ़िशियंसी से काम करती है और अपना पूरा प्रयास करती है ताकि हम जल्दी से जल्दी कोई डिस्टर्बेंस हो तो रिस्टोर कर सकें, या किसी उपभोक्ता को कोई काम हो तो टाइमली कर सकें, ऐसा प्रयास करते हैं। परीक साहब, जाते जाते थोड़ी सी अपनी योजनाओं के बारे में भी बताएं कि इस वित्तीय वर्ष में क्या क्या योजनाएं, कहाँ कहाँ विद्युतीकरण की है, या कहाँ पर आप पोललेस बिजली पहुंचा रहे हैं शहर को या शहर के बाहर के इलाकों में? क्या क्या योजनाएं ऐसी है जो इस साल आप करने वाले हैं जो हमारे उपभोक्ताओं को मिलेंगी? स्मार्ट सिटी के नाम पर उदयपुर में अंडरग्राउंड का काम चल रहा है। लगभग 35 से 40% काम हो चुका है, और भी काम रनिंग में है। तो बहुत बड़ा काम ये उदयपुर के लिए हो रहा है, जिसमें अंडरग्राउंड होने के बाद जो अभी हम बात कर रहे थे कि तेज़ हवा चलती है, आंधी चलती है, तार टकराने की संभावना होती है, बिजली बंद कर देते हैं, मेरा ख्याल है ये सब संभावनाएं ख़त्म सी हो जाएगी, क्योंकि उस समय ना कोई तार टकराने की गुंजाइश होगी और ना कोई ऐसी प्रॉब्लम होगी। एक सबसे बड़ा काम हमने यहाँ पे जो तीर्थ है हमारे नज़दीक नाथद्वारा, उसमें हमने अंडरग्राउंड केबल का काम किया है, और वहाँ पे लगभग हमारा 55 करोड़ का काम होना है।
और 55 करोड़ के काम में नाथद्वारा सिटी को हम टोटली अंडरग्राउंड करने का हमारा प्रोग्राम है। यानी नाथद्वारा भी एक तरह से पोललेस हो जाएगा। ये भी पोललेस हो जाएगा। और आपको मैं बताऊं, सबसे बड़ी चीज़ ये है कि इस पिछले बार जो लॉकडाउन था, इसका सबसे बड़ा फ़ायदा हमने ये उठाया कि उस लॉकडाउन के टाइम पे बिजनेस नहीं थे, दुकानें बंद थी, लोग आना जाना बंद थे, मंदिर बंद थे। उस पीरियड में दिन और रात करके हमने इतना काम किया ताकि वहाँ कोई डिस्टर्बेंस नहीं हुआ। और आज की तारीख में जो मंदिर जाने का मार्ग है, वो मार्ग बिल्कुल पोललेस है, अंडरग्राउंड केबल से काम हो चुका है, वहाँ कोई डिस्टर्बेंस नहीं हुआ। तो हमारे सबसे बड़ी चीज़ है कि बिना डिस्टर्बेंस के हमने वहाँ काम कर लिया, जो वहाँ काम करने में अपने आप में बहुत बड़ी चीज़ थी। तो ये एक बहुत बड़ा हमारा अचीवमेंट। एक बात थोड़ी सी उद्योगों की ज़रूरी है। उद्योगों को बहुत सारी शिकायतें आपसे हैं, और कुछ शिकायतें वो ये कहते हैं कि साहब कोविड में चूंकि उनके उद्योग बहुत लंबे समय तक बंद भी रहे, लेकिन बिल आते रहे और कमर्शियल दर से बिल आते रहे। कई लोगों के लाखों रुपए के बिल आ गए, और चूंकि इंडस्ट्री चल नहीं रही तो उनके पास शायद इतने पैसे न हो। हालांकि बार बार वो सरकार से गुहार भी लगाते हैं उनके बिल माफ़ हो जाएं। बताएं कि उपभोक्ता, ख़ासतौर पर औद्योगिक उपभोक्ता, वो ऐसी डिमांड्स लेकर आ रहे हैं, उनके लिए क्या सुझाव है? इसमें मेरा सिर्फ आपसे इतना ही निवेदन है कि ये टैरिफ से जहाँ तक सवाल है, बिलिंग से जहाँ तक सवाल है, ये सब पॉलिसी मैटर होते हैं। इस पॉलिसी को RERC और राज्य सरकार के लेवल पे डिसाइड किया जाता है, तो इसमें मैं कोई कमेंट करना उचित नहीं समझूंगा। यानी जो बिल आ रहा है उसको जमा कराना पड़ेगा निश्चित रूप से, क्योंकि बिल को डेफर ज़रूर किया सरकार ने, डेफर किया, उस पीरियड में कोई पेनल्टी नहीं ली। लेकिन थोड़ा सा मैं हट के अगर आपसे बात करूं तो मैं ये कहूँगा कि उस बिल को माफ़ करना इतना आसान इसलिए नहीं होता है कि जो फिक्स चार्जेस है, फिक्स खर्चे हैं, और जो इस तरीके के फिक्स चार्जेस और फिक्स खर्चे डिपार्टमेंट को भी कहीं आगे बियर करने पड़ते हैं, उनको आगे भी देने पड़ते हैं। तो कहने का मतलब ये है कि उसको माफ़ करना आसान नहीं है। इवन ये पॉलिसी मैटर है, इस पर मेरा और कोई कमेंट नहीं हो सकता। पारिक साहब, जाते जाते थोड़ी सी डिजिटल बात करते हैं। अब बहुत सारे ख़ास तौर पर शहरी उपभोक्ता, जिनमें मध्यम वर्गीय उपभोक्ता शामिल हैं, ये अपने बिल का भुगतान किसी डिजिटल माध्यम से करते हैं, जो बहुत अच्छी बात है। बिल भी उन तक डिजिटल माध्यम से पहुंच जाते हैं। बताएं कि ये डिजिटली ज़्यादा आपका सर्कुलेशन हो सके, यानी पेमेंट भी हो सके, बिल भी पहुंच सके, फिज़िकल बिल। और अब कोविड के बाद ये भी परेशानी हो गई कि आप बिल लेकर जा रहे हैं तो कोविड का एक ख़तरा भी रहता है, तो लोगों तक डिजिटली बिल भी आ जाए और पेमेंट हो जाए, इसका प्रचार प्रसार ज़्यादा हो सके, इसके लिए आपके मन में क्या है? एक्चुअली क्या है कि इसमें एक ऐप भी लॉन्च किया हुआ है, और उस ऐप के माध्यम से भी हम हमारे लास्ट स्टेज तक उनको ये कहते हैं कि आप जिस कंज्यूमर के पास जाओ उनको ये गाइड करो कि इस ऐप के माध्यम से पेमेंट करें, ताकि इसका सबसे बड़ा फ़ायदा ये है कि हमारा मैन पावर बच जाता है। उस आदमी का जो टाइम ख़राब होता है, कहीं बिल जमा कराना है, लाइन में लगना है, वो टाइम बच जाता है। और इस समय दोनों सरकार, केंद्र सरकार, राज्य सरकार, इनका एक टारगेट भी है कि हमें ट्रांसपेरेंसी रखना है और ज़्यादा से ज़्यादा डिजिटल पेमेंट करना है। तो मेरा ख्याल है डिजिटल पेमेंट अगर होता है तो ये सबके हित में। पारिक साहब, जाते जाते उदयपुर के लोगों को क्या कहेंगे? मैं आपके माध्यम से यही अनुरोध करना चाहूँगा कि हमारा हमेशा प्रयास रहेगा कि अच्छी से अच्छी सर्विस दें। और उपभोक्ता, चूँकि यहाँ उपभोक्ता बहुत अच्छे हैं, मतलब हमें लोकल कभी प्रॉब्लम आती नहीं है, उपभोक्ताओं का बिहेव बहुत अच्छा है। लेकिन फिर भी आपके माध्यम से मेरा अनुरोध रहेगा कि अगर कोई समस्या है तो उसको मिल बैठ के ही हमें सॉल्व करना है, और उसमें हमें कोऑपरेट करें, हम अच्छे से अच्छी सर्विसेज देने की व्यवस्था करेंगे। गिरीश कुमार पारीक, आपका हृदय से आभार।